नमस्कार दोस्तों। तो हाल ही में भारत अमेरिका संबंधों में जो विकास हुआ है उसका एक महत्वपूर्ण खंड है कि हमारे बीच में जो स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप हुई है उसमें कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिस्कशन के लिए बनते हैं। इन सारे पॉइंट्स को समझने के लिए जो स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कभी दो देशों के बीच में जो संबंध होते हैं वो हमेशा पहले ही चरण में स्ट्रेटेजिक लेवल पर नहीं पहुंचते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल पर पहुंचने से पहले सबसे पहले किसी क्षेत्र में संबंधों को विकसित करने के लिए बातचीत शुरू होती है, यानी सबसे पहले डायलॉग मैकेनिज्म बनाया जाता है। डायलॉग मैकेनिज्म के बाद में फिर जो है बाइलेटरली कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, और प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद आगे जब देखते हैं कि उस प्रोग्राम में हमारा कोऑपरेशन अच्छा चल रहा है, तब फिर हम जो है रिलेशनशिप के नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शामिल होती है। तो इस तरीके से इंडिया और अमेरिका के बीच में भी एनर्जी के लेवल पे जो पार्टनरशिप हुई वो डायलॉग से स्टार्ट हुई, और वो डायलॉग स्टार्ट हुआ 2005 में। और 2005 के डायलॉग को स्टार्ट करने के बाद कुछ समय बाद एक पेस प्रोग्राम आया, और उस पेस प्रोग्राम के तहत क्लीन एनर्जी की ओर या क्लीन एनर्जी के लिए एक इनिशिएटिव लिया दोनों देशों ने, और उस पर काम करते हुए आप देखेंगे कि 2018 में जो है दोनों ही देशों के बीच क्लीन एनर्जी को लेकर के स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप नज़र आती है। और इस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को दो आयामों में बांटा उन्होंने, और पहला आयाम जो है वो है SCEP यानी स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, और दूसरा आयाम है CAFMD यानी क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग। तो इन दोनों ही तंत्रों के माध्यम से जो क्लीन एनर्जी का सेक्टर है, जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है, उसकी ओर दोनों देश आगे बढ़ेंगे। अब आप ऊर्जा के क्षेत्र में जितने भी आयाम हैं इन्हें समझने के लिए अगर आप एक बार आधुनिक विकास का जो स्तर है विश्व का, इस आधुनिक स्तर तक पहुंचने में ऊर्जा की क्या भूमिका रही है, अगर आप इसको समझ पाते हैं तो आप भारत और अमेरिका के अलावा दुनिया के कोई भी देश ऐसे हों जो ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ऊर्जा के क्षेत्र में अगर कोई देश काम कर रहा है तो वर्तमान समय में उसकी क्या आवश्यकता है। तो इसके लिए एक बार जो है हम अगर मनुष्य के जीवन में ऊर्जा का महत्व देख लेते हैं या ऊर्जा की यात्रा देख लेते हैं एक बार कि ऊर्जा की यात्रा क्या रही है मनुष्य के जीवन में, तो उससे हमें ये समझने में आसानी हो जाएगी कि हम जो भी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं एनर्जी के लेवल पर, उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें शामिल करेंगे ऑटोमेटिकली। तो आपको इसे रटने या याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बड़ा सामान्य सा इतिहास है ऊर्जा का। कहते हैं कि यूनानी दार्शनिक थे थेलीज, तो थेलीज भी ये बात जानते थे कि कोई दो चीज़ों को आपस में रगड़ने से वो कुछ हल्की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अगर कोई दो चीज़ों में घर्षण कर दिया जाए तो घर्षण के बाद वो हल्के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ से ऊर्जा की अवधारणा जन्म लेती है इस संसार में। और इस ऊर्जा की अवधारणा के अलावा आप जानते ही हैं कि बारिश जब होती है या जो बादल होते हैं आपस में टकराते हैं तो उनके घर्षण से भी जो विद्युत उत्पन्न होती है, उससे तो मनुष्य का हमेशा का ही सामना रहा होगा। देखा होगा अपने आदिम काल में जो है मनुष्य गुफाओं में रहता था अपनी सुरक्षा के लिए। तो इन दोनों ही पहलुओं से ऊर्जा की यात्रा आरंभ होती है, और इस ऊर्जा की यात्रा के आरंभ से विकास करते करते 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1850 के आसपास तक आते आते विद्युत संबंधी जितने भी नियम थे वो सारे ही लगभग स्थापित हो चुके थे। और उसके बाद आप देखेंगे आगे तो विद्युत से संबंधित और नियम, ऊष्मागतिकी वगैरह से संबंधित या विद्युत के अन्य उपयोगों से संबंधित नियम स्थापित हुए। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि यूनानी दार्शनिक थेलीज के सामान्य से ज्ञान से लेकर के 1850 तक विद्युत के सभी नियम स्थापित होने तक, और उसके आगे जो विकास होता है तो उसमें आप देखेंगे कि मानव जीवन के लिए ऊर्जा हमेशा से एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य विकास करता गया उसे ऊर्जा की हमेशा ही आवश्यकता थी। और जब मानव का जीवन यांत्रिक होने लगा यानी जब मशीनों पर आधारित होने लगा, तो आप देखेंगे कि ऐतिहासिक काल में भी मीन्स जो प्राचीन इतिहास है उसमें भी आप देखेंगे कि जानवरों से खींचने वाली गाड़ी, कभी जो है आदमी खुद गाड़ी को खींच रहा है, तो ऐसे यंत्रों में भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती रही। तो जैसे जैसे मनुष्य के जीवन का यांत्रिकीकरण हुआ वैसे वैसे ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती गई।
और इसी दौरान 1850 में जब विद्युत के नियम फाइनल हो जाते हैं, उसके 29 साल बाद दुनिया में जो है बल्ब का आविष्कार होता है, और उस बल्ब के आविष्कार ने दिन और रात के अंतर को खत्म कर दिया मानव के जीवन से। तो मानव के जीवन से जब दिन और रात का अंतर खत्म होता है 1879 में, जब बल्ब की खोज हो जाती है, तो उसके बाद ऊर्जा की बहुत बृहद स्तर पर आवश्यकता महसूस हुई मनुष्य को। और ऊर्जा की जो इस बृहद स्तर पर आवश्यकता महसूस हुई थी, इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मनुष्य जो है ऊर्जा उत्पन्न करने वाले स्रोतों की ओर बढ़ा। और सबसे पहले स्रोत उसे जो है जीवाश्म आधारित स्रोत मिले, फॉसिल बेस्ड फ्यूल एनर्जी उसे मिली। और जीवाश्म आधारित स्रोतों में मुख्यतया क्रूड ऑयल और कोल, ये दो चीज़ें मिली आदमी को। और मनुष्य ने जो है क्रूड ऑयल और कोल से ऊर्जा को उत्पन्न करना आरंभ कर दिया। कालांतर में जब और विकास हुआ, तो जब ये समझ में आया कि ये संसाधन तो सीमित हैं और इन संसाधनों पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम अपने ऊर्जा के तंत्र को स्थापित नहीं रख सकते, तो धीरे धीरे ऊर्जा के नॉन फॉसिल बेस्ड सेक्टर की तरफ बढ़े और गैर जीवाश्म क्षेत्र की ओर बढ़ने के दौरान हमने जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की पहचान की। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में सबसे पहला स्रोत हमें जो नज़र आया वो पानी था। और पानी के बाद उसके बाद आप देखेंगे फिर सौर ऊर्जा की तरफ आदमी बढ़ा। सौर ऊर्जा से पहले न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी बढ़ चुका था। तो नवीकरणीय ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत निकल के आए उस समय वो थे पानी, सूरज और न्यूक्लियर एनर्जी। तो आप देखिए फॉसिल बेस्ड फ्यूल जो है वो हमारे पास क्रूड ऑयल और कोल हैं, जो कि धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हमें जो मिले वो था वाटर, सोलर और न्यूक्लियर। और इसके बाद इलेक्ट्रिक जो है हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन चुका था। धीरे धीरे करके रिन्यूएबल सोर्सेज की और ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई, चूँकि हमें लगातार समझ में आ रहा है कि हम जिस तरीके से फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन कर रहे हैं उस तरह से धीरे धीरे संसाधनों की बहुत जल्दी कमी होने वाली है। तो इसलिए वर्तमान समय में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस कारण से हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के रूप में लगातार अनुसंधान करते जा रहे हैं। तो पानी, सौर ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी से आगे बढ़ते हुए हमने मीथेन हाइड्रेट्स, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स में बायोगैस, बायोडीजल, उसके बाद जो है एथेनॉल की ब्लेंडिंग करना शुरू किया। एथेनॉल की ब्लेंडिंग करने के साथ साथ हम धीरे धीरे न्यूक्लियर एनर्जी के छोटे रूप स्मॉल रिएक्टर्स की तरफ बढ़ गए। स्मॉल रिएक्टर्स की तरफ बढ़ने के साथ साथ चूंकि एक तरफ संसाधन खत्म हो रहे हैं और आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और ऊर्जा की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो फिर हमारा ध्यान अगले चरण में जाता है एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर, कि हम अब ऊर्जा का उपयोग जो है दक्षता से करें। ऊर्जा दक्षता के साथ जब उपयोग करेंगे तो अधिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए उतनी ही ऊर्जा की मात्रा में अधिक लोगों को हम जो है आपूर्ति कर पाएंगे। और एनर्जी एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप देखेंगे तो चूंकि एमिशन हो रहा था फॉसिल फ्यूल से, तो इस एमिशन को रोकने के लिए हमारी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पर्यावरण प्रभावित हो रहा है और पर्यावरण सीधा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ आपूर्ति को पूरा करने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी और क्लाइमेट को बचाने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इन दोनों को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ी। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करने के लिए आदमी ने एक नई तकनीक निकाली जिसको CCUS बोलते हैं, कार्बन कैप्चर, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन। तो कार्बन कैप्चर, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन के थ्रू हम कार्बन को कैप्चर करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं जिससे कि एमिशन कम हो। और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए हम धीरे धीरे करके नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी की तरफ मूव करते जा रहे हैं। और जब हम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसी समय जो है अब कार्बन कैप्चरिंग, स्टोरेज और यूटिलाइजेशन के लिए हमें नई तकनीकों की आवश्यकता पड़ती है। तो इन नई तकनीकों की जो आवश्यकता पड़ती है तो हमारी बातें जो है अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आ गई हैं। और ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में ही आप देखेंगे, इसीलिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ एक नया वर्ड चल रहा है इस समय। तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं और चूंकि ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ शिफ्ट हम बिना इनोवेशन के नहीं कर सकते, तो इसलिए इनोवेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सारा जो
प्रक्रम है, ये सारी जो प्रक्रिया है, इस सारी प्रक्रिया को मिला जुलाकर हम सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं। तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप है ये सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर टिकी हुई है, और सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर टिकी होने के साथ साथ हमने अपने इस स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप में कुछ आयामों को और भी जोड़ा है। तो वो आयाम अब हम देखते हैं। तो जब हम इन आयामों पर ध्यान देंगे तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से। तो फॉसिल फ्यूल के लिए हमारे पास जो है सोर्स था ऑयल और कोल। तो पहला काम क्लीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए हमें कोल और क्रूड ऑयल इन दोनों के उपयोग को धीरे धीरे कम करना होगा, और इन दोनों ही के उपयोग को कम करने के लिए इसीलिए स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में जो पहला पिलर, इसके 4 पिलर हैं। तो पहला पिलर जो हमने जोड़ा है वो पिलर है रिस्पॉन्सिबल ऑयल। और ऑयल से जब हम रिमूव करेंगे, कोल से जब हम रिमूव करेंगे तो कहीं तो शिफ्ट करेंगे, तो हम शिफ्ट करेंगे गैस की तरफ। तो इसलिए पहला पिलर जो है स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप का वो है रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस पिलर। और गैस में बायोगैस हो गई, नेचुरल गैस हो गई। तो इन दोनों गैसेस की तरफ हमें शिफ्ट करना है। तो पहला पिलर हमने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में जोड़ा रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस पिलर। दूसरा पिलर हमने जोड़ा कि हम जो ऊर्जा का उत्पादन कर पा रहे हैं उस ऊर्जा के उत्पादन में जब तक हम अपने आप को विकसित नहीं कर लेते हैं क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की ओर पूरी तरह से ले जाके, तब तक के लिए हमें अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को बनाए रखना होगा। तो इसलिए दूसरा पिलर हमने ऐड किया पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी पिलर। और पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी के साथ हमें शिफ्ट करना है क्लीन एनर्जी की तरफ। तो क्लीन एनर्जी का एक ही स्रोत समझ में आता है हमें, रिन्यूएबल एनर्जी। तो तीसरा पिलर हमने शामिल किया रिन्यूएबल एनर्जी पिलर। और तीसरा पिलर रिन्यूएबल एनर्जी पिलर के साथ साथ में जब इन तीनों चीज़ों के पिलर के अंदर के जो भी प्रोग्राम है उन्हें हम फॉलो करेंगे तब हम बढ़ पाएंगे एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ। तो इसलिए जो चौथा पिलर है वो है सस्टेनेबल ग्रोथ का। तो इस तरह से यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में 4 पिलर्स को ऐड किया गया है। पहला है रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस पिलर, दूसरा है पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी पिलर, तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी पिलर, और चौथा है सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर। अब आप ध्यान देंगे, अगर हम सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं, जैसे आपको पता है कि जो है यूएन ने एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी लॉन्च कर रखे हैं, 17 गोल्स हैं। तो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है? तो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हमने जो है 4 आयामों को जोड़ा इस क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में। और वो आयाम है पहला कि हमें एनर्जी के डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास डाटा नहीं है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो है किस लेवल पे अपने आप को सुधार करना है। तो पहला जो है एनर्जी डाटा मैनेजमेंट। सस्टेनेबल ग्रोथ के अंदर पहला पिलर है एनर्जी डाटा मैनेजमेंट। दूसरा है कि हम किस मॉडल पर ग्रोथ करेंगे, तो दूसरा है पिलर इसका सस्टेनेबल ग्रोथ का एनर्जी मॉडलिंग। और इसके बाद तीसरा पिलर है लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ एंड डिकार्बनाइजेशन, क्योंकि एनर्जी मॉडलिंग में हमें इसी तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। तो हम एनर्जी मॉडलिंग में किन तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे? जो लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, और वो तकनीक जिनसे कार्बन रिलीज़ होता है तो उन्हें हम डिकार्बनाइजेशन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से सस्टेनेबल ग्रोथ के 3 पिलर नज़र आते हैं हमें। पहले एनर्जी डाटा मैनेजमेंट, दूसरा एनर्जी मॉडलिंग, तीसरा लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ एंड डिकार्बनाइजेशन। और इसके बाद सस्टेनेबल ग्रोथ में एक चौथा पिलर जो हमने शामिल किया है वो है ट्रांजिशन फ्रॉम कोल, कि हम कोल से कैसे शिफ्ट हों। जब हम ये चारों काम करेंगे तभी हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ पाएंगे। और इस सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ने के लिए हमारा जो बेस है वो है रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर। तो हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का पिलर है वो स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो रिन्यूएबल एनर्जी पिलर के लिए ही हमने जो है 4 थीमेटिक पिलर्स और इंक्लूड किए हैं। और वो 4 थीमेटिक पिलर्स देखिए क्या क्या होंगे। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हमारे लिए एकदम नया है, तो इसमें सबसे पहले हमें पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, हमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क खड़ा करना पड़ेगा, हमें जो है रेगुलेटरी रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो पहला पिलर जो है थीमेटिक रिन्यूएबल एनर्जी पिलर का वो है पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क।
उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी का दूसरा पिलर जो है, जब हम कई नीतियां लाएंगे, संस्थाएं बनाएंगे, नियम बनाएंगे, तो उसके बाद जो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, उसके थ्रू हम नए नए प्रोटोटाइप्स को डेवलप करेंगे। तो दूसरा पिलर है डेमोन्स्ट्रेशन, और उन प्रोटोटाइप्स को चेक करेंगे कि वो कैसा काम कर रहे हैं, तो असेसमेंट और टूल्स। तो इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के दो पिलर हो गए, पहला पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और दूसरा हो गया डेमोन्स्ट्रेशन, असेसमेंट एंड टूल्स। और इसके बाद इस काम को करने के लिए हमें तीसरी चीज़ जो ज़रूरत पड़ेगी वो होगी पैसे की। तो इसलिए एक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म तीसरे पिलर के तौर पे हमने शामिल किया है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। और फाइनेंसिंग के बाद जो चौथा स्टेप होगा, जब हम डेवलप कर लेंगे नीतियों को और प्रोटोटाइप्स को, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उन प्रोटोटाइप्स को डेवलप करने के साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेंगे। और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ में जो भी हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, उन प्रैक्टिसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पिलर के 4 थीमेटिक पिलर्स हैं। पहला है पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी बॉडीज़। दूसरा जो थीमेटिक पिलर है वो है डेमोन्स्ट्रेशन, असेसमेंट एंड टूल्स। तीसरा जो थीमेटिक पिलर है वो है फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, और चौथा जो पिलर है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसके बाद 2 पिलर हमारे क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के, जो पहला और दूसरा पिलर था, वो बचते हैं, उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो पहला पिलर था हमारा रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस पिलर, और दूसरा पिलर था हमारा पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी पिलर। तो अब इनमें आप देखिए कि रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस पिलर में हमारे पास अब ऐसा डेवलप करने के लिए तो बहुत कुछ विशेष नहीं है, पर हम क्या कर सकते हैं कि हम ऑयल को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करेंगे। तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करने में वो तरीके अपनाएंगे हम, जिससे हमारा ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम से कम हो। तो ऐसे ही कुछ प्रोग्राम मिलेंगे हमें इस पिलर के अंदर, तो वो प्रोग्राम्स हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से वो प्रोग्राम्स हैं। ऐसे ही दूसरा पिलर जो है पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी पिलर, इसके अंदर भी हमने कुछ प्रोग्राम्स ला रखे हैं, और उन प्रोग्राम्स के तहत हम लगातार एनर्जी एफिशिएंसी को डेवलप करने की ओर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने चारों पिलर को समराइज़ कर लिया स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के। पहला पिलर था रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस पिलर, जिसमें हमने कई सारे प्रोग्राम काफ़ी पिछले लंबे समय से चला रखे हैं, उन्हें हमें जानना चाहिए। दूसरा पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी पिलर, इसमें भी हमने कुछ प्रोग्राम चला रखे हैं, कुछ हमारे अचीवमेंट्स हैं, उन्हें हमें जानना चाहिए। और तीसरा पिलर जो है रिन्यूएबल एनर्जी पिलर, इस पे हम अभी फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम आगे फ्यूचर में क्या क्या काम करने वाले हैं वो हमें पता होने चाहिए। और चौथा पिलर है सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर। तो बाकी के तीनों पिलर्स हमने जो प्रोग्राम या जो हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो पॉलिसी, जो डेमोन्स्ट्रेशन, जो प्रोटोटाइप, या फिर जो कैपेसिटी बिल्डिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करने वाले हैं, उन सारे को मिला जिला के जो एक स्वरूप बनेगा वो हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ का स्वरूप बनेगा। तो सस्टेनेबल ग्रोथ को टारगेट करके हम लोगों ने ये जो स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को आगे चुना है। तो आइए एक बार जो है हम ये भी देख लेते हैं कि जो स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप पर एक डॉक्यूमेंट इशू किया है दोनों ही देशों ने, उसके माध्यम से भी एक निगाह हम जो है देख लेते हैं इस स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को। बाकी इसके आगे जो डिटेल्ड प्रोग्राम्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए इसके बाद एक पैरेलल दूसरा वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आगे इनको डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप दोनों ही देशों के बीच में आगे काम करेगी। यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो हमारे यहाँ से भारत का जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और इसके बाद दूसरी संस्था यूएड की है, यूएस एड, और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएस का, प्लस एक संस्था है यूएसटीडीए, यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी, और उसके बाद में ये डीएफसी, ये यूएस डीएफसी, इसको भी ध्यान रखना है हमको। ये भी जो है इस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ये 4 संस्थाओं के बारे में हमें ध्यान रखना है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत की तरफ से, यूएस एड, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएस का, यूएसटीडीए और यूएसडीएफसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इन 4 संस्थाओं के बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो इन्होंने यहाँ दिया हुआ है कि अप्रैल 2021 में जो क्लाइमेट समिट हुआ था, उस क्लाइमेट समिट के दौरान 2021 में भारत और अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप 2030 तक के लिए
लॉन्च की। एक्चुअल में उस समय एक एजेंडा आया था, उस एजेंडा का नाम है, आप देखेंगे, क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030। ये 2021 के क्लाइमेट समिट में इन दोनों ही देशों ने लॉन्च किया था। आप यहाँ ये देख सकते हैं, क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप, ये दोनों ही देशों ने उस समय लॉन्च किया था। और इसी के अंदर 2 पॉइंट बनाए हैं, 2 बॉडीज़ बनाई हैं, SCEP और CAFMD, जो कि हमने आपको बताया, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। और इस तरीके से आगे जो है हम एनर्जी के सेक्टर में दोनों ही देश पार्टनरशिप करके आगे बढ़ेंगे। आगे आप देखिए, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के ये 4 पिलर हैं, जिनके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि हम इन पिलर्स तक कैसे पहुँचे। तो पहला पिलर रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस पिलर, दूसरा पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी पिलर, तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी पिलर, चौथा सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर। उसके बाद ये दोनों देशों के राष्ट्रपति की फ़ोटो। ये एक इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन है, आप इसको देखिए कि इंडिया और USA के बीच में जो डायलॉग स्टार्ट हुआ वो 2005 में हुआ, US इंडिया एनर्जी डायलॉग स्टार्ट। उसके बाद 2009 में हमने पेस प्रोग्राम लॉन्च किया, ये भी जो है पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी था। उसके बाद 2017 में दोनों ही देश सहमत हुए कि हाँ, हम अपने ऊर्जा संबंधी जो संबंध हैं उनको आगे ले जा सकते हैं, और 2018 में हम स्ट्रेटजिक एनर्जी पार्टनरशिप की ओर बढ़ते हैं। और यही स्ट्रेटजिक एनर्जी पार्टनरशिप जो हमने 2018 में स्टार्ट की थी, यही आज ये स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के रूप में कन्वर्ट हो गई है। तो आप देखिए, 2018 में स्ट्रेटजिक एनर्जी पार्टनरशिप लॉन्च होती है, 2019 में 4 टेक्निकल पिलर इसमें शामिल किए जाते हैं, 2020 में दोनों ही देशों ने अपना जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। उस समय जो है डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति थे। उसके बाद फाइनली 2021 में आप देखेंगे कि 2021 में फाइनली क्लाइमेट समिट में इन लोगों ने क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 लेकर के आते हैं, और इसी के अंतर्गत पहली बार SCEP जो है ऑफिशियली लॉन्च कर दी जाती है। यहाँ तक जो है हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद आप आगे देख लीजिए इसको। तो ये जो पिलर है, पहला रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस पिलर, इसके अंदर हमारे टारगेट देखिए क्या है। तो टारगेट हमारे वही है कि हम जो है गैस की तरफ शिफ्ट करेंगे, ऑयल को जो है हम ठीक से यूज़ करेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज की तकनीक को अपनाएंगे। बाकी इसमें एक चीज़ कंफ्यूज करने वाली है, इसको ध्यान रखिएगा कि रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस पिलर में चूंकि हम ऑयल के यूज को इफ़िशिएंट तरीके से स्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो इसलिए स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के ऑपरेशन और मेंटेनेंस को लेकर भी एक पॉइंट इसमें शामिल है। तो आप कभी भी क्लीन एनर्जी का पैक्ट समझ के इसमें अगर कभी जो है इस तरीके क्वेश्चन में आपसे इस तरह का स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स वगैरह उसमें इंक्लूड रहते हैं, तो आप ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि इसमें जो है स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो है वो कहाँ से आ गए क्लीन एनर्जी में। तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का ऑपरेशन और मेंटेनेंस अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए हम अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज करेंगे, और अमेरिका जो है भारत के स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को ऑपरेशनल और मेंटेनेंस के लेवल पर जहां जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ हेल्प कर सकता होगा वो हेल्प करेगा। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप आगे अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं, और प्लीज़ सुनने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें कि हमें आगे इसमें और क्या ठीक करना चाहिए, या आप लोगों की कोई डिमांड हो, या फिर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर कोई चीज़ चाहते हैं, या फिर कोई कन्फ्यूजन रह जा रहा है, या मेरी तरफ से कोई कमी रह जा रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है उसको ज़रूर मेंशन करें। और अपडेट रहने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपने एनर्जी पार्टनरशिप के इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। हम शाम तक जो है एक बार दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग कंप्लीट बात करेंगे कि इंडिया और USA ने अपनी स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इनिशिएटिव के तहत क्या क्या काम करना सिलेक्ट किया है, जिसमें जो अभी जॉइंट स्टेटमेंट आया है इंडिया अमेरिका के PM के द्वारा। उस जॉइंट स्टेटमेंट में जो है एक खंड उन्होंने इस क्लीन एनर्जी लेवल पे भी जो पार्टनरशिप होगी उसके बारे में भी दे रखा है। तो धन्यवाद, नमस्कार।